कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10 दिन 10 टेस्ट और 400 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज मॉक टेस्ट 2 है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आप सब चीज़ें आपके लिए लेकर के चल रहा हूँ। लेट नाइट चीज़ें आती हैं बट कोई बात नहीं, बेहतर चीज़ें आएँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आपका ये हिंदी वाला सेट आ रहा है, उसके 1 से 1.5 घंटे बाद मैं आपका यूपी जीके का भी सेट नंबर 2, जिसमें हम 10 दिन 10 टेस्ट 500 प्रश्न कर रहे हैं, उसको देखना शुरू कर रहे हैं। तो बिना देरी किए हम लोग चालू करेंगे। आप गंभीरता से इस चीज़ को देखो और ये बताना अंत में कि आपके 40 में से कितने सही हुए हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। साथ में जो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता जाऊंगा उनको आपको देखते रहना और समझते रहना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। टेस्ट सीरीज़ करनी है तो जस्ट 49 रुपये में राम जी की पाठशाला के एप्लीकेशन पर वीरता टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, जिसमें सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों हैं। पहला हमारा प्रश्न है और पहले प्रश्न को आप गंभीरता से देखो। मैं पेन का ये चेंज कर लेता हूँ कलर, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पता नहीं लगता। तो ये पहला प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है। ठीक है, अब अगर आपको मूल उत्पत्ति की बात करनी है तो यहाँ पर सब की सब अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश का जिक्र यहाँ पर है। तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो सबसे पहले कहाँ से है? संस्कृत से है। संस्कृत से आपकी पाली आई, पाली से आपकी प्राकृत आई। कौन सी? प्राकृत। प्राकृत से आपकी अपभ्रंश आई। कौन सी आई? अपभ्रंश आई। और अपभ्रंश से आपके हिंदी का विकास हुआ। तो अब अपभ्रंश भी हमारी बहुत सारी आपने देखी, अर्धमागधी, सौर, शनि, मागधी, है ना, ये है। परंतु मूल वह कौन सी थी जिससे हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि सौर, शनि, अपभ्रंश वह मूल अपभ्रंश है जिससे हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? तो ब्रजभाषा बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है, मैथिली नहीं बोली जाती है ना। मैथिली नहीं बोली जाती। मैथिली आपकी कहाँ पर बोली जाती है? मैथिली आपकी बिहार में बोली जाती है। बिहार में भी कहाँ पे? आपका दरभंगा जिला है। ठीक है, दरभंगा जिला है। आपका सीतामढ़ी है। ठीक है, सीतामढ़ी है। आपका मधुबनी है, मधुबनी है। ठीक है, आपका पूर्णिया है, पूर्णिया। ठीक है, इन जिलों के नाम हैं। और आपका कौन सा है? मुजफ्फरपुर, मुजफ्फर, है ना, मुजफ्फरपुर, है ना, ये आपको ये। तो इतने ज़िलों में आपकी मैथिली बोली जाती है। यदि यूपी में बोली जाने बोलियों की बात देखो तो उसमें आपकी सबसे पहले तो खड़ी बोली आ जाएगी। यूपी में कौन कौन सी बोली हैं? तो खड़ी बोली है। दूसरे नंबर पर आपकी ब्रजभाषा है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपकी कन्नौजी है। कौन सी है? कन्नौजी है, कन्नौजी। चौथे नंबर पर आपकी बुंदेली है। कौन सी? बुंदेली है। पांचवें नंबर पर आपकी अवधी है ना। और छठे नंबर पर आपकी कौन सी है? बघेली, बघेली। तो ये आपको ध्यान रखना है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, है ना। तो 6 बोलियां यूपी में आपकी बोली जाती हैं। इन 6 के 6 के नाम आप याद रखेंगे। इसका PDF भी मैं टेलीग्राम में डाल रहा हूँ, ऐसे ही जो लिखा हुआ है, तो इससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अनुनासिक वर्ण है? सिंपल क्वेश्चन है। अनुनासिक वर्ण सामान्यतः क्या है कि जो पंचमाक्षर होता है ना, किसका? पंचमाक्षर। स्पर्श व्यंजनों में पंचमाक्षर होता है, उसको अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। इसी को नासिक्य वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण वो होता है जिसमें वायु, जो हवा है ना, जो हवा है, जिनके उच्चारण में नाक तथा मुख दोनों से निकले, तो वो होता है। तो यहाँ पर आप देखो, ग है, प है, अण है और ट है। तो पंचमाक्षर जो होता है ना, अण, वही आपका अनुनासिक होता है। उत्तर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर लिखा है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो मैंने हमेशा आपको बताया, ये आदमी है, ये आदमी इस तरह से मैंने बना दिया। ये क्या है? कंठ। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान है आपका कंठ, क वर्ग का। ठीक है, उसके ऊपर मैंने बता रखा है ऐसे ऊपर बढ़ना है। यहाँ पर ये मुख्य छत की जो पिछली दीवार है, इसको तालु कहते हैं। तो तालु क्या है आपका? यहाँ पे ऐसे याद रखना है, क च ट त प। तो क वर्ग का आपका क्या है? उच्चारण स्थान कंठ है ना। उसके बाद दूसरा है च। तो तालु, तालु का उच्चारण, तालु से किसका उच्चारण स्थान है? इसका, च वर्ग का। उसके बाद ये है आपकी मूर्धा। ये क्या है आपकी? मूर्धा। मूर्धा आपके ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। उसके बाद आपके दांत हैं। क्या है? आपके दांत हैं। दांत से उच्चारण स्थान है आपके त वर्ग का। और जो होठ हैं आपके, वो प वर्ग, प, फ, ब, भ और म। ये है। आप पांचों के पांचों बोल के देखिए कहाँ से मतलब उच्चारण होगा। तो उच्चारण होगा आपके ओष्ठ से, आपके होठों से। ये बात ध्यान रखनी। अगला,
समान अधिकरण मैंने कल ही बताया था। समान अधिकरण जो है, समान अधिकरण शब्द वो शब्द होते हैं जो वाक्यों को जोड़ते हैं आपस में, जैसे और, जैसे तथा, जैसे एवं, जैसे किंतु, है ना, जैसे परंतु। और इनके साथ में कौन सा विराम चिन्ह लगता है, ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के रिपीट किया है, तो ये है आपका ऑप्शन बी, अल्प विराम लगता है। अगला, उत से निर्मित शब्द है ना, यानी कि उत उपसर्ग है ना, उत उपसर्ग कहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर अध्ययन में अधि उपसर्ग है ना, अपकार है, अवकाश है, इनमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर उच्चारण लिखा है। क्या लिखा है? उच्चारण। और उच्चारण का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो उत धन चारण होगा। क्या होगा? उत धन चारण होगा। तो उत उपसर्ग कहाँ पर है? तो उच्चारण में उत उपसर्ग है आपका। अगला, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने पर क्या होगा? तो बचपन होगा, बच्चापन होगा, बचावपन होगा या बचपना होगा। तो नीचे के दो तो नहीं होंगे, आप में से कोई हो सकता है कि बच्चापन लगा दे, पर बच्चापन नहीं होगा, ये होगा आपका बचपन। क्या हो जाएगा? बचपन। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक में उपसर्ग है आपका प्रति धन एक। क्या है? प्रति धन एक, है ना। ई के बाद आपका भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है, तो ये आपकी यण संधि का भी उदाहरण है, और यहाँ पर उपसर्ग है आपका प्रति, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो अगर पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन सी? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, आपकी जातिवाचक संज्ञा, है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ आगे, वाचक इत्यादि। तीसरा आपका भाववाचक संज्ञा, चौथा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा आपका समूहवाचक संज्ञा। ये क्या है? ये आपकी संज्ञा के भेद के बारे में बात है। अगर पूछा जाएगा संज्ञा के मूल कितने भेद हैं, तो मूल भेद में आपका व्यक्तिवाचक आ जाता है, जातिवाचक आ जाता है, और भाववाचक आ जाता है। द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक के अंतर्गत ही माना जाता है, परंतु यहाँ पर प्रश्न है व्युत्पत्ति के आधार पर। तो मूल भी कितने हैं? 3 हैं, और कुल कितने हैं? 5 हैं, परंतु व्युत्पत्ति के आधार पर भी जो संख्या है वह 3 है। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन से? योग रूढ़। तो 1, 2 और 3, ये 3 आपके हो जाएंगे, उत्तर हमारा सी हो जाएगा। ठीक। अगला, यहाँ पर लिखा है राजपाल, राजपाल नहीं राज्यपाल। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल एक आपका राजनीतिक पद है। क्या है? राजनीतिक नहीं, राजनैतिक पद है। अगर राजनैतिक पद हो या कोई प्रशासनिक पद हो, कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो आपकी, या कोई व्यवसाय संबंधी हो, वकील, डॉक्टर इत्यादि, तो अगर इस तरह के पदों का नाम होता है तो वह आपका जातिवाचक संज्ञा में आता है। किसमें? आपके जातिवाचक संज्ञा में आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में संबंधवाचक कारक, यानी संबंधवाचक कारक जो होता है, संबंधवाचक कारक क्या होता है? का, की, के और रा, री, रे, है ना। जहाँ पर ये आपके क्या देखने को मिले? विभक्ति देखने को मिले, ये चीज़ें देखने को मिले, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका संबंधवाचक कारक रहता है। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर क्या है? ने है आपका, ये करता हुआ, रावण को मारा तो रावण कर्म कारक हुआ। माँ अपने बच्चे को मारती है, तो माँ के द्वारा अपने बच्चे को मारा गया, है ना। तो माँ के द्वारा अपने बच्चों को मारा गया, या माँ ने अपने बच्चों को मारा, तो यहाँ पर भी कर्म कारक आपका हुआ। राम खाना खाता है ना, तो यहाँ पर भी आपका कर्म ये माँ अपने बच्चों को मारती है तो कर्ता कारक हुआ, यहाँ पर भी कर्ता कारक है। राम खाना खाता है, तो यहाँ पर भी राम खाना खाता है, तो राम के द्वारा क्रिया की जा रही है, यहाँ पर भी आपका कर्ता कारक है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो राधा का, तो राधा का संबंध कुत्ते से बताने वाले जो यहाँ पर प्रसर्ग है, विभक्ति है, वह का है, तो इसी में हमारा संबंधवाचक कारक हो जाएगा, है ना। अगला, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? जो हमेशा एक वचन में ही हमारा रहता है, उसको आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। हमेशा जो एक वचन में रहता है, तो हमेशा एक वचन में रहने वाले शब्दों में आप नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जनता, है ना, आपका बारिश, ठीक है, आपका पानी, आपका घी, आपका दही, ठीक है, और आपका दूध, और आपका आकाश। ये शब्द आपके सदैव एक वचन हैं, ये कभी भी आप बहुवचन में नहीं कर सकते, तो जनता इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, कुछ शब्द ऐसे हैं जो सर्वदा बहुवचन हैं, हमेशा हमेशा से बहुवचन हैं, जैसे आपका हस्ताक्षर, है ना, जैसे आपका प्राण, जैसे आपका होठ, है ना, जैसे आपके आंसू, है ना, आंसू, जैसे आपके अक्षत,
है ना, जैसे आपके दाम, है ना, तो ये सब जो हैं ये आपके सदा सदा से कैसे हैं, सदा सदा से ये आपके बहुवचन है। उत्तर इसका सी हो जाएगा। अगला, हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हे भाई यहाँ पर पुकारा जा रहा है ना, यहाँ पर संबोधन किया जा रहा है, तो जहाँ पर पुकारा जाए, बुलाया जाए, संबोधन किया जाए, वहाँ पर संबोधन कारक आपका होता है। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो घनश्याम ने अपने आप, तो यहां पर देखो, जब बात अपने आप की हो, किसकी हो? अपने आप की हो, इसको खुद भी कह सकते हैं, इसको स्वयं भी कह सकते हैं, इसको आप भी कह सकते हैं। जब कर्ता अपने आप स्वयं में कोई काम करता है तो वहां पर आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। निज का मतलब क्या होता है? अपना। तो अपना, अपने आप जब काम करने का ये क्रिया होती है कर्ता के द्वारा, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम आपका होता है। तो अपने आप लिखा हो, खुद लिखा हो, स्वयं लिखा हो, आप लिखा हो, तो उत्तर आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला, 25 रुपए दीजिए, इस वाक्य में विशेषण पहचानें। तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा एवं सर्वनाम का क्या बताते हैं? संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहां पर 25 रुपए की बात आ रही है, तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? तो इसका विभाजन मैं आपको बताता हूं। ये आपका विशेषण है, विशेषण में भी क्या है? ये आपकी 25 रुपए क्या है? संख्या है, तो संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा? संख्यावाचक। संख्यावाचक में भी ये निश्चित संख्यावाचक है। कौन सा? निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक यानी 25 रुपए है, निश्चित है, और निश्चित संख्यावाचक में भी ये पूर्णांक बोधक, कौन सा? पूर्णांक बोधक संख्या है, विशेषण है ना। अब यहाँ पर समझिए आप, विशेषण में क्या है? संख्यावाचक है, संख्या के बारे में बात हो रही है। ऊपर से फिर ये निश्चित 25 रुपये पक्का है, और ये पूर्णांक बोधक है। अपूर्णांक बोधक में क्या होता है? सवा, पौना, आधा, चौथाई, इस तरह शब्द होते हैं, परंतु यहाँ पर पूरा है, 25 की बात है, तो ये है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा निश्चित संख्यावाचक। अगला, धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? तो धुंधला जो शब्द है ये आपके गुणवाचक विशेषण में है ना, ये आपके गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है धुंधला, क्योंकि गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का क्या होता है मेरे भाई? संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में, उनके दोष के बारे में, उनके आकार के बारे में, उनके रंग के बारे में और उनकी दशा का पता चलता है। क्या होता है? उनकी दशा का पता चलता है। तो यहाँ पर धुंधला, तो धुंधला क्या है? किसी चीज़ के बारे में बता रहा होगा कि भाई शीशा धुंधला है ना, रास्ता धुंधला है, इस तरह से। तो किसी न किसी चीज़ के गुण के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर हमारा गुणवाचक सर्वनाम हो जाएगा, उत्तर बी। अगला है हमारा, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है। यानी कि ऐसी क्रिया है ना जहां पर क्या किया जाता है? क्रिया को ही संज्ञा मान लिया जाता है। क्या होता है? जहां पर क्रिया को ही संज्ञा मान लिया जाता है वहां पर आपका क्या रहता है? क्रियार्थक संज्ञा रहती है। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको दूं, टहलना है ना, टहलना एक अच्छा व्यायाम है ना, टहलना एक अच्छा व्यायाम है ना, टहलना। तो यहाँ पर टहलना क्या है? क्रिया है, परंतु टहलना को ही यहाँ पर संज्ञा की तरह से प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्रियार्थक संज्ञा है। और क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग में होती है। किसमें? एक वचन पुल्लिंग में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आप लोग। अगला, वह पढ़ रहा होगा है ना, इसमें वर्तमान वाक्य के किस काल के भेद का जिक्र है? तो सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, या संभाव्य आपका वर्तमान काल है। तो अब इसमें से काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि भाई गा गू गी ये फलाने ढिमके होंगे तो आपका भविष्य काल होता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, ज़्यादा ट्रिक्स के चक्कर में पढ़ के अपना जीवन आप बर्बाद कर सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है मेरे भाई, वो ये है कि यहाँ पर आपका संदिग्ध वर्तमान होगा। संदिग्ध वर्तमान कहाँ होता है? जहां पर क्या रहता है? क्रिया का संदिग्ध वर्तमान क्रिया के रूप से है ना, क्रिया के रूप से क्रिया के होने का संदेह हो, क्रिया के होने में संदेह हो, क्रिया के होने में संदेह हो। जैसे अभी क्या है? वह पढ़ रहा होगा, तो पढ़ रहा होगा, इससे क्या पता लग रहा है कि वो जो लड़का है वो पढ़ रहा होगा, तो संदेह है, क्या पता ना पढ़ रहा हो, है ना। परंतु इसमें पहली कंडीशन ये है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में संदेह हो। दूसरी कंडीशन है पर क्रिया हो रही हो,
है ना, पर क्रिया हो रही हो, है ना, क्रिया तो हो रही है परंतु उसके होने में संदेह है, वहां पर आपका संदिग्ध वर्तमान होता है, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगला हमारा प्रश्न है, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द है हटो, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है ना। इस हटो शब्द से आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको आश्चर्यचकित हो रहे हैं आप, आपको धिक्कार की फीलिंग आ रही है, आपको चेतावनी की फीलिंग आ रही है, आपको संबोधन की फीलिंग आ रही है। तो जैसे ही बोलोगे आप अरे हटो, है ना, तो अरे हटो का मतलब आप कोई चीज़ उसके साथ गलत होने वाली है, आप उसको चेतावनी देने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर नंबर सी सही हो जाएगा। अगला वाक्यांश के लिए एक शब्द, रंगमंच का जो पर्दा होता है उसके पीछे के स्थान को क्या कहते हैं। तो रंगमंच का जो पर्दा होता है उसके पीछे के स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। क्या कहते हैं, नेपथ्य कहा जाता है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है हमारा 21वां, आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है। वाक्य में रेखांकित मुहावरे। कान कतरने का मतलब होता है बहुत चतुर या चालाक होना। उत्तर नंबर बी सही हो जाएगा। अक्ल का दुश्मन होना, अक्ल का दुश्मन होता है महामूर्ख व्यक्ति। कौन, डी, महामूर्ख व्यक्ति अक्ल का दुश्मन होता है। अगला, देशार्पण में कौन सा समास है। तो देशार्पण में होगा देश के लिए अर्पण, है ना, देश के लिए अर्पण। के लिए किसकी विभक्ति होती है, संप्रदान की विभक्ति होती है। और जहां पर संप्रदान का जिक्र आ जाए और आपसे समास पूछे तो आपके जितने भी कारकों संबंधित समास होते हैं वह तत्पुरुष समास होता है। तो यह संप्रदान तत्पुरुष समास है, परंतु यहां पर तत्पुरुष दे रखा है तो उत्तर ए हो जाएगा। अगला, त्रिभुवन में कौन सा समास है। तो जहां पर प्रथम पद संख्यावाची होता है, क्या होता है, संख्यावाची होता है, वहां पर आपका क्या रहेगा, द्विगु समास रहेगा। त्रिभुवन का जो समास विग्रह होगा तो तीन भुवनों का समाहार, तीन भुवनों का समाहार, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला 25वां, इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है। ये आपका वर्तनी का प्रश्न है, ये आपका वर्तनी का प्रश्न है। यहां पर क्या लिखा है, आशीर्वाद। क्या से लिखा है, आशीर्वाद। संभवतः ये देखो पहला ही आपका सही हो जाएगा, आशीर्वाद, है ना। देखो अगर जैसे आपने यहाँ पे लिखा आशीर, है ना, और आप इसको लगा रहे हैं यहाँ, तो ये जो होता है हमेशा यहाँ पर प्रयोग होता है, तो ये र की मात्रा है तो आशीर्वाद होगा, है ना। ये गलत हो जाएगा, ये संभवतः टाइपिस्ट से कुछ गलत हो गया है ना। कई बार इसको यहाँ पे लगा देते हैं ना, इसको हटा देते हैं तो ये आशीर्वाद हो जाता है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये होगा आशीर्वाद, यानी गलत हो जाएगा। तो पहले वाला आपका सही है, इसको ध्यान रखना है, पेपर में ये क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। अवनी किसको कहते हैं, अवनी पृथ्वी को कहते हैं, और अवनी का नाम जब भी आएगा तो आपको सीधे लगाना पड़ेगा अंबर। अवनी का विलोम क्या होगा, अंबर आपका हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का, निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, घोड़े को हाय भी कहते हैं, घोड़े को बाजी भी कहते हैं, घोड़े को तुरंग भी कहते हैं, घोड़े को सैंधव भी कहते हैं। क्या, सैंधव भी कहते हैं, घोड़े को घोटक भी कहते हैं, परंतु शार्दूल नहीं कहते। ठीक है, तो उत्तर हमारा बी हो जाएगा, शार्दूल। शार्दूल एक अलग प्राणी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर चैत लिखा हुआ है, चैत, तो चैत आपका तद्भव शब्द है, इसके लिए जो तत्सम शब्द है वो चैत्र है, ये हो जाएगा। ज्येष्ठ को, ज्येष्ठ तत्सम है, इसके लिए तद्भव जेठ हो जाएगा। आषाढ़ के लिए आषाढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आषाढ़। और फाल्गुन के लिए फागन हो जाएगा, फागन, है ना, फागन, ये आपका हो जाएगा। तो उत्तर हमारा चैत हो जाएगा, चैत हमारा तद्भव है, तत्सम नहीं है। अगला, राज्ञी शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो राज्ञी शब्द का तद्भव रूप आपका रानी होता है। ये राज्ञी आपका तत्सम है और रानी, राज्ञी आपका तत्सम है, रानी आपका तद्भव है। अगला प्रश्न, ई धन आ हुआ या, तो इसमें कौन सी संधि है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आपको याद रखना है। ई को, एक मिनट, ई को यणची, ई को यणची, है ना, यानी कि ई का य हो जाना। तो जब ई या ई के बाद क्या होता है, आपका कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का य हो जाता है। ठीक है, य व र, है ना। ऊ या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ऊ का व हो जाता है, और री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो री का र आपका हो जाता है। ये ध्यान रखना है। इसकी पहचान क्या है, आधा, आधा वर्ण इसकी पहचान है, तो यण संधि आपका हो जाएगा। अगला, रिपोर्टाज एक विधा है, रिपोर्टाज एक विधा है आपकी हिंदी साहित्य की, इसका संबंध आपके पत्रकारिता से आप ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आधि व्याधि शब्द युग्म में आधि का अर्थ है। तो देखो बोलते हैं ना कि आधि, तो आधि क्या होता है, आपके मानसिक रोगों को, है ना,
मानसिक रोगों को आपकी आदि कहते हैं, और शारीरिक रोगों को, किसे, शारीरिक जो रोग होते हैं आपके, है ना, मानसिक रोग होंगे तो आदि कहा जाएगा, शारीरिक रोग होंगे तो व्याधि कहा जाएगा। तो मानसिक कष्टों को आदि कहते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। अगला यहाँ पर है हमारे अनेकार्थी शब्द। सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा है? तो हरि जो है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो ये हरि व्यापक है सब में, सर्प में, मेंढक में, सिंह में, घोड़ा में, वानर में, हाथी में, ये सबका पर्याय है, ये आपको समझना है। अगला हमारा प्रश्न है आपके, किसका आ गया? एग्जाम्पल आ गया। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मन का शब्द क्या हुआ है? मन का जो शब्द है आपका, ये यहाँ पर 3 बार आया है, और तीनों बार इसका अलग अर्थ है। पहली बार यहाँ पर फिरा न मन का फेर, है ना, फिरा न मन का फेर, है ना, 2 बार कह सकते हैं आप, है ना, क्योंकि यहाँ पर इस वाली जगह और इस वाली जगह ये एक ही सेंस में आया है। तो एक जो मन का आया है तो मन से संबंधित आया है, क्या है? एक में अर्थ आपका मन से संबंधित है, और दूसरे में मन का जो है वो माला का मोती के सेंस में आया है, माला का मोती के सेंस में आया है। तो जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है और क्या होता है, हर बार उसका अर्थ भिन्न निकलता है, तो वहां पर यमक अलंकार आपका होता है, ध्यान रखना है। अगला, माधुर्य गुण। माधुर्य गुण होता है प्रेम, है ना, प्रेम। तो प्रेम गुण या माधुर्य गुण किससे संबंधित होता है? जैसे प्रेम नाम आएगा तो इसका रति हो जाएगा। रति किसका स्थायी भाव है? तो श्रृंगार का। श्रृंगार को रसराज कहते हैं, श्रृंगार को रसपति कहते हैं। और ये क्या होता है? विभत्स रस का विलोम होता है। क्या होता है मेरे भाई? विभत्स रस का विलोम होता है। आपका श्रृंगार उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में, यानी कि पहले और तीसरे में आपकी 12-12 मात्राएं हो, तथा द्वितीय तथा चौथे में, है ना, द्वितीय तथा चौथे में 7-7 मात्राएं हो, तथा साथ ही समचरण होते हैं 2 और 4, ये विषम चरण होते हैं 1 और 3। इनके अंत में आपका क्या दिया है यहाँ पर? इनके अंत में आपका जगण हो। क्या हो मेरे भाई? इनके अंत में आपका जगण दिया हुआ हो। क्या दिया हो? आपका जगण दिया हो। जगण में क्या होता है? ये 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, ये जगण आपका होता है। तो कौन सा आपका होता है? तो 12-12, 7-7, यानी कि आपके अर्ध सममात्रिक छंद हैं। कौन सा है? अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद आपके 4 हैं। कौन कौन से? आपका दोहा है, दोहे का उल्टा सोरठा है, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा है? तीसरा आपका बरवे है, और चौथा आपका उल्लाला है। कौन सा? उल्लाला। तो यहाँ पर 12-12, 7-7 जो होते हैं, अंत में जगन होता है, तो ये आपका बरवे छंद का उदाहरण होता है, बरवे छंद की पहचान होती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना मीराबाई द्वारा रचित नहीं है? तो ये आपके जेल वार्डर का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर गीत गोविंद दिया है, परंतु यहाँ पर गीत गोविंद का टीका होना चाहिए। तो गीत गोविंद अगर खाली बात करी जाए तो गीत गोविंद तो जयदेव द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? जयदेव के द्वारा। परंतु गीत गोविंद की टीका राग गोविंद, है ना, और राग सोरठ के पद, ये तीनों के तीनों मीराबाई जी द्वारा रचित हैं। पर वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास के, है ना, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध अयोध्या सिंह उपाध्याय, उनके द्वारा लिखी गई रचना है। तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? तो चांद का मुख टेढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखना। नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये भी ठीक है। अंधायुग धर्मवीर भारती, इनकी धर्मवीर भारती की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है, सी अलग हो जाएगा। और भूरी भूरी खाकदूल, ये आपकी मुक्तिबोध जी की रचना है, ध्यान रखना है, उत्तर हमारा सी हो जाएगा। अगला, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस इनके द्वारा लिखा गया है। रामचंद्रिका केशव दास के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा? केशव दास के द्वारा। अखरावट आपकी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, मिर्जा गालिब, है ना, किस शासक के दरबारी कवि थे? मिर्जा गालिब को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है ना, खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है मिर्जा गालिब को, है ना। और ये बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे।
इनको तोताए हिंद भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? तोताए हिंद भी कहा जाता है। इन्होंने पहेलियाँ, मुकरिया इत्यादि बहुत इन्होंने सब चीज़ें करी। तो ये 40 प्रश्न आपके आज के हो गए। अभी थोड़ी देर में यूपी जीके भी आपकी डाल दी जाएगी, तो उसको आप जरूर देख के सोना। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। क्लास अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ में मुझे ये बताना कि 40 में से कितने सही हुए। कल मिलते हैं फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।